अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई हाउ आर यू। तो आई एम वेल, मगर अभी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। लेकिन मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि ये जो वेदर है, ये जो मौसम है, इसमें आप लोगों ने अपना बहुत ध्यान रखना है। और जो लोग एसी में बैठते हैं फिर उसके बाद धूप में जाते हैं, तो इस चीज़ से ना थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आप एसी में बैठे हुए हैं और उसके बाद एसी में बैठ के आप फ़ौरन से धूप में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर गर्मी होती है, तो डेफिनेटली फिर आपको जो है प्रॉब्लम होगी, इन्वायरमेंटल चेंज आएगा, फ्लू होगा और आपको इससे फील होगा कि आपके जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है तबीयत ख़राब होना, ठंडा और फिर गर्म, फिर उसके बाद जो वेदर है वो इस तरह का है कि इन्फेक्शन है थ्रू आउट, और लोगों में पहले फीवर की शिकायत होती है और फिर फ्लू, और फिर उसके बाद हो जाती है तबीयत ख़राब। तो अपने ख्याल रखना है, हेल्थ मेंटेन करके रखनी है। और अगर फ्लू है तो अदरक वाली चाय पिए। मैं भी यहाँ पर चाय पी रही हूँ और साथ साथ अपना शो भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम मौसम के हवाले से। तो भाई मौसम कैसा है, और जब तबीयत आपकी ख़राब हो, बुखार शुखार हो, फ्लू हो आपको, तो फिर मौसम जो है वो कैसा लगता है? वो ऐसा लगता है कि बस दिल चाहता है जी थोड़ा सा बारिश हो जाए, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कराची का मौसम तो गर्म है और मरतूब है। अच्छा जी, आज भी ज़्यादातर मौसम गर्म और तेज़ धूप रहने का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 27 सेंटीग्रेड। हवा में जो नमी का तनासुब है वो है 81%। अच्छा जी, और इस वक्त जुनूब मगरिब से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं जी हवाएं। अच्छा, आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि मेयर कराची जो है इन एक्शन है और काफ़ी ज़्यादा शहर के बारे में कंसर्न है। तो रात गए उन्होंने शहर का जो है वो दौरा किया। तो मेयर कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और जून तक जारी तमाम जो तरक्याती काम है उनको मुकम्मल करने का ऐलान भी कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने दौरे पर इंतज़ामी अफसरान के हमरा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, जबकि उन्होंने सदर टाउन में जो तरक्याती काम जारी है वो 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। अच्छा जी, अब ऐसा होता है यूजुअली कि करप्शन जो होती है ना, कितनी भी हो लेकिन पकड़ी जाती है। और हुआ ऐसे ही है कि करप्शन और स्मगलिंग में जो है वो 19 पुलिस एहलकार जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। डीआईजी साउथ सैयद असद रज़ा ने करप्शन और स्मगलिंग में मुलव्विस 19 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ये एहलकार ज़िला केमाड़ी के मुख्तलिफ थानों में तैनात थे। मुअत्तल एहलकारों में ज़िला केमाड़ी के एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो हैं वो शामिल हैं। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि कोई इदारा जो है अपने ही लोगों के हवाले से इस तरह से अकाउंटेबिलिटी करता है। और ये 19 पुलिस एहलकार है जो कि करप्शन और स्मगलिंग के ज़ुमरे में आते हैं, और जिनके ऊपर ये चार्जेस होंगे, तो इस हवाले से इनको मुअत्तल किया है। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और आगे से इनसे पूछगछ होगी। अच्छा जी, पाकिस्तान में वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता है। बैरूनी तौर पर भी इंटरनेशनल बड़ी सरगर्मियाँ हैं। इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है। वहीं अगर मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करूँ ना, तो एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, एंड दैट्स साइको। अच्छा जी, ये मूवी है और आपने इसमें देखा होगा कि मीरा का एक पॉडकास्ट जो है वो भी मंजर आम पर आया है एक बड़े रिनाउंड एंकर पर्सन के साथ। उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तानी फिल्म है साइको, ये एक बिल्कुल डिफरेंट मौजू पर बनाई गई है। अच्छा, इसकी जो प्रोड्यूसर है वो सलमान भट्ट साहब हैं। अब इसकी जो कास्ट है ना, कास्ट में इसकी कौन कौन है? इसकी कास्ट में जो है वो मीरा है, शान है, सोनिया हुसैन है, जावेद शेख है। मतलब इट्स अ ह्यूज कास्ट और बड़ी अच्छी मूवी है। लोग इस मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। ख़ुद मीरा ने इसके बारे में ये कहा है कि जी आप ये मूवी देखें। शान जो है वो बहुत इंतुजियास्टिक हैं। और टोरंटो में जो है होने वाली एक तकरीब थी, वहाँ पर एक तकरीब हुई जिसमें शान और मीरा ने अपने जो है कंबाइन पैगामात दिए लोगों को, और लोगों को कहा कि वो जाकर ये मूवी देखें। अब देखना ये है कि ये जो है वो किस तरह की मूवी होती है, और इसमें क्योंकि शान है और अच्छी बड़ी कास्ट है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मूवी जो है बहुत अच्छा बिजनेस करे और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी हो। अच्छा, क्योंकि इसकी स्टोरी के हवाले से ना खुद मीरा ने ये कहा है कि ये बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था और इसके लिए वो बहुत जो है वो इन्वॉल्व होकर उन्होंने ये कैरेक्टर किया। तो इस बारे में बात करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही कि ये एक मूवी आ रही है जिसके लिए इसकी जो पूरी कास्ट है, शान है, मीरा है, उन सब ने यही कहा है कि ज़रूर ये मूवी देखिए और पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी मूवीज़ को प्रमोट कीजिए। चले जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको अपने मेहमानों से और करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम
बैक। तो भाई आजकल फैशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है और कौन कौन से ऐसे स्टाइल हैं जो कि इन है, और अब गर्मियों में क्या फैशन है, किस तरह की शर्ट्स जो हैं वो इन हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो फैशन डिज़ाइनर मनाल मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनाल, कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मनाल, ये बताएं कि हमने सुना था कि लास्ट ईयर ना फर्शी शलवार का बड़ा फैशन था, अब कोई बिल्कुल। फर्शी शर्ट्स भी आ गई हैं। अब किस तरह की शर्ट्स इन है, ज़रा बताइए। और ये जो समर्स होते हैं यानी गर्मियाँ जो होती हैं, इसमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर अब इन है, और कौन कौन से ऐसे डिज़ाइन हैं जो कि हम ये थ्रू आउट समर सीजन में पहन सकते हैं जी। और क्योंकि अब बड़ी अच्छा ईद भी आ रही है ना मनाल, तो उसके बिल्कुल लिए भी बिल्कुल हाँ बड़े सारे कपड़े चाहिए होते हैं बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो जी एक काफ्तान स्टाइल शर्ट्स आर वेरी मच इन, लॉन्ग शर्ट्स आर इन। हाँ इसके अलावा जो आपने शलवार का कमबैक का है, तो शलवार का कमबैक बहुत एक रियल चीज है। हाँ फर्शी शलवार के अलावा देयर आर स्किनी शलवार, जो कि तंग पाइंचे वाली शलवारें होती थी, वो भी बहुत ज्यादा इन हुए हैं। हाँ इसके अलावा बलून पैंट्स हैं, और बलून पैंट्स के अलावा फिर आप ट्यूलिप शलवार की तरफ देखेंगे आप, मतलब जितने शलवारों के आप डिजाइन सोच सकते हैं वो हाँ, सब इन हैं। और हर कोई अपने अपनी तरीके से उसको पहन रहा है। सही शलवारों के साथ जाहिर है आप मिड लेंथ शर्ट या शॉर्ट शर्ट पहनते हैं। मिड लेंथ सही। शर्ट जाहिर सी बात है वो लोग पहनेंगे जो जरा से बल्की हैं, हाँ और शॉर्ट शर्ट वो पहनेंगे जो थोड़ा से स्किनी है या हाँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। सही। इसके अलावा जो कलर्स की आप बात कर रही हैं, तो कलर पैलेट जो है वो जाहिर है पेस्टल कलर्स इन है, हाँ लेवेंडर टोन्स इन है, ब्लश टोन्स इन है, आपके न्यूट्रल टोन्स आर वेरी मच इन, अर्थी टोन्स इन है। और जो बटर येलो है हमारा, वो बहुत ज्यादा इन है, वो आपको देखने में भी बहुत ज्यादा मिलेगा इस ईद। पिंक, ब्लूज और इस तरह के शेड्स आपको देखने में मिलेंगे। सही। अच्छा मनाल, ये बताएं अब क्योंकि बड़ी ईद भी करीब है और लोगों ने अब अपनी ईद की तैयारियां और शॉपिंग जो है बकरा ईद की वो भी शुरू कर दी है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा वो ओवरऑल समर सीज़न का ना, कि भाई आपने अगर कपड़े बिल्कुल। बनाने थ्रू आउट तो आपने इस तरह से फैशन करके पहन लेना है या आपका ये स्टाइल होगा। लेकिन अब बड़ी ईद पे स्पेसिफिकली लोग डिफरेंट डिफरेंट कपड़े बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें इन है, क्या चीज़ें बनाएं, क्योंकि इसमें ज़रा कुर्बानी वाली ईद है, तो इसमें यूजुअली ये होता है कि पहले दिन जो है वो थोड़ा सा लाइटर कलर पहन लिया, या फिर जिस दिन कुर्बानी है उस दिन थोड़ा सा लाइट सा सूट पहन लिया। ख़वातीन को किचन में बहुत सारा काम भी होता है, फिर उसके बाद जो इवनिंग में दावतें हैं या बारबेक्यू पार्टीज़ हैं उसके लिए भी ख़वातीन अलग से ड्रेसेस बनाती हैं। तो आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करेंगी कि भाई बड़ी ईद पर इस दफ़ा किस तरह के कलर्स लिए जाए, मॉर्निंग में क्या कलर पहना जाए, और अगर इवनिंग में कोई बड़ी दावत है या उन्हें कहीं जाना है या उनके यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और यूजुअली ऐसे ही होता है ना, तो कि सुबह आपके बिल्कुल। यहाँ कुर्बानी होती है, फिर शाम में या तो हाँ, आपने इनवाइट किया होता है लोगों को, या फिर क्या आपके आप जाते हैं, कहीं जाते बिल्कुल। हैं, तो वो बताएं कि बड़ी ईद की तैयारियाँ कैसी होनी चाहिए, फैशन से रिलेटेड कैसे कपड़े बनाएं, क्या कपड़े इन है, और आप क्या सजेस्ट करेंगी? अच्छा, फैशन से रिलेटेड अगर हम बड़ी ईद को देखें, बड़ी ईद पे बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए आपने फर्स्ट डे पे बहुत इजी ब्रीजी से कपड़े पहनने हैं, जिसके हाँ। अंदर आप लॉन्ग काफ्तान पहन सकते हैं। हम्म। आप काफ्तान के अंदर ना आप फुली कवर्ड होंगे, आपका डिजाइन भी प्रोमिनेंट होता है और आप इजी रहते हैं, मतलब हाँ स्ट्रेट फिट शर्ट होती है आपकी ना। अगर आप शलवार पहन लेंगे तो उसमें उठना बैठना और वो सब करना आपके लिए इतना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। उसको आप शाम में रख सकते हैं, या जो हाँ फ्रंट ओपन गाउन लड़कियों ने बनाए हुए हैं विद शलवार, मैंने आपको बताया बहुत सी टाइप्स की शलवार है। इसी तरह धोती शलवार भी एक चीज है विच इज इन। और एक है जी आपके स्कर्ट, स्कर्ट के साथ शॉर्ट शर्ट्स जो इन है, वो भी आप शाम के टाइम पहन सकते हैं। कलर्स की जहां तक बात की जाए, क्योंकि गर्मी अब बढ़ रही है हाँ और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर गर्मी बढ़ेगी, अब तो नहीं कम होनी ना। तो उसमें आप पर्ल टोन्स की तरफ जा सकते हैं, वाइट्स की तरफ जा सकते हैं, हर टोन की आप लाइटर शेड की तरफ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने, अगर फर्ज करें आप रेड आपको पसंद है, तो रेड ना आप पहने, आप डीप मरून की तरफ चले जाएं। हाँ। बहुत जिसको आप कहते हैं ना चीखता हुआ रेड, उसकी तरफ नहीं जाए आप, बहुत स्ट्राइकिंग कलर्स की तरफ नहीं जाए आप, या पेस्टेल की तरफ आ जाए या डीपर टोन्स की तरफ आ जाए। अच्छा। सो दैट इज द की टू हाँ। सर्वाइव द फैशन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो फॉर ग्रीन कलर, तो या आप डीप पॉइजन ग्रीन की तरफ जाएंगे, आप बिल्कुल पेस्टेल पिस्ताशियो ग्रीन की तरफ चले जाएंगे। सही। डू नॉट गो फॉर द प्योर कलर, बिल्कुल जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग कलर, जिसको के अंदर रॉयल ब्लू एक एग्जांपल है कि हाँ हाँ बहुत हाँ, स्ट्राइकिंग, उसकी सही। तरफ आप ना जाएं। अच्छा मनाल, अब क्योंकि बड़ी ईद पे ना यूजुअली ये होता है कि लोगों को थोड़े से, जैसे आपने कहा ना कि इजी कपड़े उनको चाहिए बिल्कुल। होते हैं कि ब्रीदेबल हों और फिर काम भी करना है किचन में,
कपड़े भी अच्छे लगे और ये है कि प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो लॉन के जो सूट होते हैं वो ज्यादातर खवातीन मॉर्निंग में प्रेफर करी होती है बड़ी ईद पे कि भाई ठीक है लॉन वेयर कर ली जाए ताकि उसमें गर्मी भी नहीं होती। और आप देख रही हैं कि दिन ब दिन मौसम का कुछ नहीं पता, हो सकता है अल्लाह करे मौसम बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन यूजुअली जहन यही होता है लोगों का कि नहीं गर्मी होगी या शदीद गर्मी होगी। तो लॉन के ड्रेसेस के साथ किन चीज़ों पर प्ले किया जा सकता है? जैसे कि अगर कोई शर्ट जो है उसके ऊपर लाइटर काम है तो थोड़ा हैवी सा थोड़ा सा दुपट्टा ले लें, या लॉन के शर्ट्स के साथ जो है वो ट्राउजर बना लें। तो इस तरह से किया जा सकता है कि अगर लॉन के सूट के ऊपर, क्योंकि यूजुअली ये होता है ना हमारा जो माइंड सेट है मनाल कि आप लॉन का कितना भी महंगा सूट ले ले, लोग कहते हैं लॉन ही पहनी हुई है। हाँ सही बात है। अच्छा, लॉन का बेसिकली क्या है कि मेन चीज आपकी है डिजाइनिंग। अगर आप उसको डिजाइन और एक्सेसराइज अच्छे तरीके से करते हैं तो वो बहुत, जिस तरह अगर फर्ज करें आपके पास एक मॉडल पिक्चर है और उसके अंदर बहुत हेवीली वो स्टिच्ड है ड्रेस एंड इट इज हेवीली एम्बेलिश्ड और आप उसको बिल्कुल सादा बना रहे हैं, तो जाहिर है आपने उसकी लुक ही चेंज कर दी। उसके लिए जरूरी है कि आप कस्टमाइज स्टिचिंग कराएं, डिजाइनर्स के पास जाएं, उनसे हेल्प ले लें, या अगर खवातीन नहीं डिजाइनर्स के पास जाना चाह रही, खुद से फिर की अपनी शॉपिंग करना चाह रही हैं, तो अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आप देखें सोशल मीडिया पे हम लोग सारा दिन स्क्रॉल करते हैं। तो कल मैं स्क्रॉल करते करते देख रही थी, लोग ये भी बता रहे थे ये स्टेयर केस लेस है, ये ऐसी लेस है, ये यहाँ लगाए वहां लगाए। तो आप ऐसी चीजों से, ऐसे यूट्यूब चैनल से इन्फॉर्मेशन लेके उसको प्यारा सा डिजाइन कर सकती हैं। अगर लॉन्ग शर्ट की तरफ आपने जाना है, आप ढेर सारी इंसर्ट्स लगाएं, लेस इंसर्ट्स लगाएं, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक बीच में यूज कर ले, बीच में ऑर्गेन्जा पैचेस यूज कर ले, पैचेस तो खैर उसमें होते हैं, ऑर्गेन्जा आप बीच में यूज कर सकते हैं, आप बीच में प्लीट्स लगा के फैब्रिक उस तरह यूज कर सकते हैं। तो आप लॉन्ग शर्ट को उस तरह एनहांस कर सकते हैं। शॉर्ट शर्ट के साथ आप अपने ट्राउजर को बहुत मजे का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बॉक्स पैंट्स बना सकते हैं, आप उसके साथ एक वाइड लेग पैंट्स आजकल लेने हैं वो बना सकते हैं, आप ट्यूलिप पैंट्स की तरफ जा सकते हैं। तो आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे ना अपने कपड़ों के साथ, चाहे आप हाउसवाइफ हैं चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड राइट अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो यू लुक वेरी गुड। बिकॉज देखिए अगर आप ओवर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे और आपने मतलब संभालना है, गोश्त संभालना है और ऐसे करना है, तो वो आपके लिए मुनासिब, मतलब बहुत शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है और शलवारें पहनी हुई है और उठना बैठना है, तो फिर मुनासिब नहीं लगता। आई थिंक हर चीज को आप उस तरह करें जो हमें हमारे आपके लिए फैमिली के हिसाब से, हाँ फैमिली के हिसाब से आप कंफर्टेबल होके अपने फैशन को लेके चलें। हाँ अच्छा, इसमें ये आपने बहुत अच्छी बात की कि मेरा भी मानना यही है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप कैरी करें, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनालिटी है ना, आप क्या किस चीज़ में खुश नजर आते हैं। क्योंकि जो ड्रेस पहन के आप खुश नजर आ रहे हैं ना, बस उसी ड्रेस में आप खूबसूरत लग रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि आप कितना भी खूबसूरत ड्रेस पहन लें और कितना भी आप खर्चा कर लें, लेकिन अगर आपको खुद दिल से नहीं पसंद आ रहा ना वो ड्रेस, तो फिर शायद उसकी वो एनहांसिव लुक नहीं आती, क्योंकि आप प्रेजेंटेबल ही नहीं होते। आपको पता होता है, आप नाखुश लग रहे होते कि नहीं ये ड्रेस मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन चलो ठीक है मैंने पहन लिया, या ये इसमें मुझे ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये तो हो गई वो मॉर्निंग लुक के भाई ठीक है, आप बड़ी ईद वाले दिन सुबह के टाइम पर किचन में क्योंकि काम करना है तो लॉन के ड्रेसेस के साथ आपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो हैं वो बनवा लिए या स्टिच करवा लिए या रेडीमेड ले लिए। अब ओवरऑल जो ईद की जो दावतें होती हैं, जो बड़ी दावतें होती हैं, उसमें लोग जाहिर है प्रॉपर तैयार होकर जा रहे होते हैं, सारे चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके लिए क्या ड्रेसेस हैं? उसके लिए आप अपने क्लाइंट्स को या आप हमारे व्यूवर्स को क्या सजेस्ट करेंगी कि पार्टी वेयर ईद की दावत के लिए कौन से ड्रेसेस होने चाहिए? जी अच्छा, आजकल ना फ्रंट ओपन गाउन्स बहुत ज्यादा इन है, तो गाउन्स को आप इस तरह लेके चल सकते हैं कि फ्रंट ओपन गाउन अगर आप लॉन्ग लेंथ में बनाएंगे तो उसके साथ आप फ्लेयर्ड ट्राउजर पहन सकते हैं, आप क्रश ट्राउजर्स के साथ जा सकते हैं, आप क्रश इनर्स के साथ जा सकते हैं, नीचे पूरी आपने लॉन्ग शर्ट बनाई क्रश और उसके साथ आप गाउन स्टाइल में जा सकते हैं। अगर शॉर्ट गाउन में जा रहे हैं उसके नीचे आप स्कर्ट पहन सकते हैं, आप वाइड लेग पैंट्स पहन सकते हैं, आप बॉक्स ट्राउजर्स पहन सकते हैं, शलवार्स पहन सकते हैं। अच्छा, स्किनी शलवार्स आर वेरी मच इन फैशन। एक आपको बलून पैंट्स बहुत ज्यादा नजर आएंगी, दूसरी स्किनी शलवार बहुत ज्यादा नजर आएंगी। कट वर्क हुआ होता है उसकी शलवार के पाइचे पे, बिकॉज इतना स्किनी होता है तो इतना सा भी कट वर्क इज इनफ। वो आप किसी लेस से भी अचीव कर सकते हो लोग, अगर आपने काम नहीं करवाना या आप उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, वो चीज बहुत ज्यादा इन है। और अगर आपने काफ्तान स्टाइल शर्ट की तरफ जाना है आप उस तरफ को जा सकते हैं, लेकिन यू ऑल्सो ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द फैक्ट कि एक तो आपको क्या चीज पसंद है और आपने पिछली ईद पे क्या पहना था, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लें आपकी दफा। अगर आपने लॉन्ग शर्ट तब पहनी थी स्ट्रेट ट्राउजर्स के साथ, तो अब आप चूड़ीदार पजामा पहन सकते हैं लॉन्ग शर्ट, अगर आपको लॉन्ग शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनना तो। और अगर आपने वाइड लेग पैंट्स पहनी थी लास्ट टाइम विद शॉर्ट शर्ट, तो आपकी दफा आप स्किनी शलवार के साथ या बलून पैंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
सही। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा ना कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी मिनाल, बहुत सारे लोग अब ये एम्फेसाइज करते हैं कि जाके रेडीमेड जो है वो ख़रीद लिया जाए, उसमें टाइम भी बच जाता है, आपकी बहुत ज़्यादा थकन से आप दूर हो जाते हैं कि भाई इतना घूमना है मार्केट में और सारा कुछ देखना है। बट व्हाट डू यू सजेस्ट कि लोगों को देखिए, अपने कुछ ड्रेसेस को डिज़ाइन करने चाहिए, थोड़ा सा मार्केट में घूमना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आई हुई हैं और कैसे वो कुछ नया डिज़ाइन बना सकते हैं, ये ज़रा बताइएगा। देखिए कुछ लड़कियां होती हैं जो अपना डिजाइन खुद ही करती हैं अभी भी। दे वुड लव टू, उनको प्यार होता है भाई इस काम से, गए बाजारों में घूमे, लिए बटन ही वो। लेकिन आजकल इतना ज्यादा लाइफ जो है वो बिजी हो गई है हर किसी की कि ये जी। पॉसिबल नहीं होता। हाँ। दूसरी चीज जो अब आप एक्सपेरिमेंट भी आप देखते भी होंगे कि इतने ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है कि आपको नहीं समझ आता आप कहाँ से बाय करो, हर जगह पे हर चीज अवेलेबल है। तो ओनली थिंग इज ट्रस्टेबिलिटी हाँ। ऑफ द ब्रांड कि यार ये ट्रस्टेबल है या नहीं। ये मैं ऑर्डर करूंगी तो आपने अक्सर देखा होगा, ऑर्डर करो तो जो चीज आपने ऑर्डर की है उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज निकल आती है लोगों की, और बड़ी हेफ्टी अमाउंट में वो लोग खरीदते हैं। तो मनाल, उस तरह के स्कैम्स। एक अच्छा सूट कितने पैसों में डिजाइन हो जाता है जो कि पार्टी वेयर हो? अच्छा, हाँ बिल्कुल ये अच्छा बताइए। सूट आपका कम से कम 10 to 12,000 में आपका डिजाइन होके रेडी हो जाएगा, जिसको अगर सही। आप लॉन का सूट बनाना चाह रहे हैं, सही। कम से कम। और अगर आप ऑनलाइन उसकी बात करते हैं, रिटेल ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, तो हाँ। रिटेल ब्रांड्स में जो डिजाइन होते हैं अगर आप वो पहन लेते हो, तो लड़कियों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मेरे जैसा जोड़ा कोई और ना पहने। अब जब आप एक पार्टी में जाते हो तो 10 लोगों ने वही पहना होता है ऑनेस्टली। हाँ। जो आप लॉन की भी बात कर रहे हैं, जो बहुत मशहूर मशहूर लॉन्स हैं, वो 10 लोगों ने सेम जोड़ा पहना होगा। तो उससे बेहतर है मेरे ख्याल से आप अपना डिजाइन कर लें। आप इवन सॉलिड्स की तरफ जा सकते हैं। आप नॉर्मल लॉन का जो कपड़ा होता है वो ले लें, कॉटन नेट का कपड़ा ले लें, बहुत ब्रीदेबल होता है। उसको आप प्लेन सिलवा रहे हैं अपने स्टाइल में, और दुपट्टे को आप मजे का एक कुछ कर लें, लेसेस लगा लें दुपट्टे को, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन रिटेल ब्रांड्स की तरफ जो लोग जाते हैं, दे बेसिकली वांट ईज, सुकून उनको चाहिए होता है, ईज चाहिए होती है, उसकी तरफ वो लोग जाते हैं। तो जो डिजाइनर ब्रांड्स की तरफ जाते हैं या लग्जरी ब्रांड की तरफ जाते हैं, उन्हें पता होता है कि ये पीस एक है, ये एक बंदे ने पहना होगा या ये दो ने पहना होगा, ये ज्यादा लोगों ने रिपीट नहीं किया होगा। तो ये बिल्कुल पर्सनल चॉइस है कि आपने एज अ वुमन क्या पहनना है। सही। चलें जी, ये एज अ विमेन आपने क्या पहनना है, बट मेरी सजेशन यही है कि आप जो पहने ऐसा कपड़ा पहने, ऐसे डिज़ाइंस पहने जिसमें आप खुश हों, जिसको पहन के आप अच्छा फील करें। बस वही आपकी जो पर्सनैलिटी है, वही आपका फैशन है, वही आपका स्टाइल है। बहुत शुक्रिया मनाल, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे शो के लिए निकाला। आपसे फिर इंशाल्लाह जो है वो कनेक्ट करेंगे और बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या क्या अब नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं और मनाल ने कौन कौन से हमें नए सजेशंस देने हैं। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। भाई अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत से मुताल्लिक। अब ये जो सेहत है ना, इसके ऐसे मामलात होते हैं कि आपने इस पर निगाह रखनी होती है, इसका ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है। लेकिन अब बात वही है कि किन किन चीज़ों के ऊपर इंसान फोकस करे। अब कुछ लोग जो है सिर्फ इसी बात पर एम्फेसाइज़ करते हैं कि उन्हें वज़न कम करना है। कुछ लोग जो हैं डिफरेंट अपनी प्रॉब्लम से जो है वो लड़ रहे होते हैं, या डिफरेंट अपनी मुश्किलात से लड़ रहे होते हैं। कुछ का प्रॉब्लम होता है कि जी हमारे मैदे में प्रॉब्लम है, कुछ का प्रॉब्लम होता है जी हमें ठीक से नींद नहीं आती। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में दिल का मसला यानी हार्ट डिज़ीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी डिज़ीज़ है जो कि हिडन सिम्टम्स रखती है। यानी कि ये कहना चाहिए कि साइलेंटली आपके बॉडी में इसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, और फिर सडन ये आइडिया होता है कि जी ये तो हार्ट का इशू था। बहुत सारे लोग जो हैं यही कहते रहते हैं कि हमें स्टमक में पेन हो रही है, हमें हाथ में दर्द हो रहा है, हमें शोल्डर पेन है, हमें जो है वो ब्रीदिंग के कुछ इश्यूज़ हैं। तो इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसकी हार्ट डिजीज़ की जो वार्निंग है वो क्या होती हैं, ये कैसे ट्रीट हो सकती हैं। अर्ली अगर किसी को हार्ट डिज़ीज़ हो, इंजाइनल पेन से स्टार्ट हो और फिर वो हार्ट अटैक तक खुदा न खास्ता चला जाए, तो उसको कैसे रोका जाए। चलते फिरते आम हालात में अगर किसी के साथ ये इशू हो जाए, किसी के भी साथ, आपको याद होगा कि इससे पहले हमने काफ़ी टाइम पहले एक शो किया था जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया था कि जो नौजवान है
वो ज़्यादा तादाद में जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि लोगों की खबर सामने आती जी फला जो है बहुत फिट था, यंग था, लेकिन उसको हार्ट अटैक आ गया। इनकी क्या वजूहत होती हैं, इसके क्या साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, क्या वार्निंग्स होती हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उमैर बेग ने हमें ज्वाइन किया है। कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपने काम के बड़े एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर थैंक उमैर, यू। वेलकम ऑन योर शो। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर उमैर, ये बताइएगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अर्ली वार्निंग्स होती हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी को हार्ट इशू हो रहा हो या कोई सडन किसी को पता चले कि उसको हार्ट का इशू है या हार्ट अटैक आ जाए? सबा पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सिचुएशन कितनी इम्पोर्टेंट है और ठीक। इसका हमारी दुनिया पे किस तरीके से पड़ रहा है। जी देखिए, अगर हम डेटा देखें तो दुनिया में हर 2 सेकंड में एक इंसान अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है, जस्ट बिकॉज कि उसको कार्डियक इश्यूज होते हैं और सडन कार्डियक डेथ का शिकार हो सकता है। जी। इसी तरह अगर पाकिस्तान का अगर हम डेटा देखें तो पाकिस्तान में भी हर 2.5 मिनट में एक इंसान अपनी जान की बाजी हार जाता है बिकॉज ऑफ द कार्डिक इश्यूज। तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। हम्म। और दुनिया में पाकिस्तान में स्पेशली जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं डब्ल्यूएचओ के रजिस्ट्री के मुताबिक 29% जो डेथ्स होती हैं वो कार्डिक इश्यूज की वजह से होती हैं। सो इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन आर कम्युनिटी और आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। तो सबसे पहले तो इस सिचुएशन को हमने देख लिया। अब आपकी बात कि क्या क्या अलामतें होती हैं, हम्म। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, हार्ट के 3-4 मेन सिम्टम्स होते हैं और अलामतें होती हैं जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, और जब वो सिचुएशन खराब हो जाती है तो वो तब हमारे पास आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है चेस्ट पेन, सीने में दर्द की तकलीफ। आमतौर पे देखा यह गया है कि अक्सर लोगों को सीने में चुभन होती है, जलन होती है, तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। या दूसरी अलामत होती हैं जिसमें हम टिपिकल एंजाइनल सिम्टम्स कहते हैं। आपकी ऑडियंस को यही पता होना चाहिए व्हाट इज टिपिकल एंजाइनल सिम्टम। हम्म। तो इसमें ये डिफ्यूज चेस्ट पेन होता है पेशेंट को, हम्म। और वो एट टाइम्स रेडिएट टू द जॉ जॉ की तरफ जाएगा या लेफ्ट बाजू की तरफ भी जा सकता है। इसमें सीवियर प्रेस्पिरेशन या जिसको हम कहते हैं स्वेटिंग होगी, ट्रेपिटेशन, घबराहट हो सकती है पेशेंट को। ये अलामत है हार्ट अटैक की। अच्छा, ये कभी कभार होता है हार्ट अटैक होता है और कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें एंजाइना होता है। अक्सर राइट। लोगों को एक सर्टेन अमाउंट पे चलने पे सीने में यही तकलीफ होती है और वो रुक जाते हैं, वो सही हो जाता है। तो इसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। और जो सिचुएशन में बता रहा हूँ कि सडन ऑनसेट चेस्ट पेन हो, हम्म। ये एंजाइना की तकलीफ हार्ट अटैक को जाहिर करती है। इसके अलावा जो जो अलामतें हैं उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चलने में आपको सांस फूले या बैठे बैठे भी अचानक सांस फूल जाए, तो ये भी एक अलामत होती है। चौथी अलामत ये होती है अक्सर लोगों को हार्ट के इश्यूज के साथ सिनकपी आती है। सिनकपी हम कहते हैं बेहोशी या जिसे हम कहते हैं चक्कर आना, ये भी एक हार्ट की अलामत है। और चौथी अलामत डेफिनेटली ये होती है कि अक्सर लोगों को कुछ सिम्टम नहीं आते, सिर्फ सिर्फ बॉडी स्वेलिंग या पीडल स्वेलिंग होती है। जब हम वर्कअप करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये दिल के मसले हैं। तो जो हार्ट अटैक की सिचुएशन होती है उसमें चेस्ट पेन और एंजाइना होता है। हाँ। बाकी सिचुएशन दूसरे हार्ट रिलेटेड इश्यूज की वजह से हो सकती है। सही। अच्छा, अब ये तो आपने बता दिया कि ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, इंजाइनल पेन शुरू होता है और इस तरह से प्रॉब्लम होती है, और लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि उनको हाथ में दर्द शुरू हो रहा है। अब ये तो साइन एंड सिम्टम्स हो गए, इस तरफ लोग क्यों चले जाते हैं? ये इंजाइनल पेन, ये मतलब इतना डिस्ट्रेस, इतना डिप्रेशन बनता है या फिर ये सिचुएशन पैदा होती है, ये ऐसा क्यों होता है और इसको, इसकी प्रिवेंशन क्या है? इस नौबत तक ना पहुँचे उसके लिए क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए लोगों को? अच्छा, पहले तो हम ये जान लें कि हार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और क्या जो हार्ट अटैक ही है यही एक प्रॉब्लम है, हाँ। दिल की बीमारी की, या और वजूहात भी हैं। इसको मैं सही। अक्सर अपने मरीजों को समझाता हूँ कि हार्ट को आप कंसीडर करें 4 कमरों की एक बिल्डिंग है जिसका फर्स्ट फ्लोर है और बिल्कुल, ग्राउंड देयर आर फ्लोर है। 4 चैम्बर्स इन ग्राउंड हार्ट, फ्लोर दो यस। कमरे हैं और हम्म। अपर फ्लोर पे भी 2 कमरे हैं। हम्म। जो राइट और लेफ्ट के जो बिल्डिंग के अपर और लोअर रूम्स हैं वो हम्म। एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो अपर और नीचे वाला है उनमें दरवाजे लगे हैं या जैसे हम कहते हैं वैल्व लगे हैं। और वेल्व्स वैल्व लगे वो हुए हैं, यस। यूनिडायरेक्शनल वैल्व होते हैं, एक ही तरफ हम्म। खुलते हैं। जी। इसी तरह इस कमरे की दीवारें भी होंगी जिसको हम हार्ट का मायोकार्डियम या मसल कहते हाँ। हैं। दूसरा, इसी तरह घर में आपने देखा होगा इर्द गिर्द पानी के पाइप चल रहे होते हैं या कनेक्शंस होते हैं, तो वो उन कनेक्शंस को हम कोरोनरी आर्टरी समझ लें जिसको शरेयानों की बीमारी कहते हैं। और यही हाँ। मेन सबब बनता है दिल की बीमारियों का, जिसमें हार्ट अटैक की मेन वजह यही होती है। और सही। एक इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है हार्ट का जो करंट सप्लाई करता
रहता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द हार्ट, ताकि हार्ट प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज होकर जी जी जी। कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो इस सिचुएशन में अगर हम ओवरऑल देखें तो बीमारी शरियानों की हो सकती है, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन या मायोकार्डियल हार्ट अटैक इन्फेक्शन, किया, यस। हम्म। या फिर बीमारी वेल्व की हो सकती है, जिसमें वेल्व लीकेज हो सकती है, बाय डायरेक्शन हो जाए वेल्व, या फिर बीमारी पट्ठों की हो सकती है जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और या बीमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से हो सकती है। सही। तो सिचुएशन में अल्टीमेटली जो डेथ होगी वो कार्डिक डेथ ही कहलाती है। इसके अलावा कुछ बच्चों में आप देखते हैं पैदाइशी हार्ट के अंदर वेल्व सही नहीं होते, या आमतौर पे सुराख होता है जिसको एएसडी और वीएसडी हम कहते हैं या पीडीए कहते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली इन्हीं का सबब बनता है। अब आपका सवाल ये है कि इसको ठीक है, कैसे बिल्कुल तशख़ीस। कंटिन्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी 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 प्रिवेंशन क्या है? आपने बता दिया कि ये कई वजूहात की वजह से भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। इस पर बात करेंगे, इसकी प्रिवेंशन क्या है, यहाँ तक लोग ना पहुँचे, हार्ट डिजीजेस से बचें, कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिवेंशन है, कैसा लाइफस्टाइल रखें, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ के हवाले से कि इसके साइन सिम्टम्स हमने आपके साथ में डिस्कस किए। ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं क्यों हो जाते हैं, लोग दिल की बीमारियों की तरफ क्यों बढ़ते हैं, और ये दिल की बीमारियां लोगों को क्यों होती हैं? ज़ाहिर इसमें डिप्रेशन है, आपका स्लीप डिसऑर्डर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसकी प्रिवेंशन क्या है? बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर उमैर बताइए, क्या प्रिवेंशन है, कैसे बचा जा सकता है दिल की बीमारियों से? इसकी मल्टी फैक्टोरियल होती है। ऐसा नहीं कि हम एक चीज करें और उससे हम हाँ। दिल की बीमारी बच सके। हाँ। बहुत सारी चीजें होती हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल हो जी सकते हैं। जी जी। जैसे अगर मरूसियत है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो जेनेटिक्स में इन्वॉल्व है। सही। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें 4-5 रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हम्म। जिसको हम कहते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में यू कैन हैव लाइक वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें आप, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें, हाँ। लीन मीट लें जिसमें हम फिश और चिकन को कंसीडर करते हैं। रेड मीट क्योंकि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो हाँ। उसको अवॉइड करें। दूसरा, आप पल्सेस या दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नट्स आप ले सकते हैं और हाँ। डिफरेंट हेल्दी फूड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। तो ये आपकी डाइट है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एक डैश डाइट होती है जो मैंने आपको बताया। इसमें सॉल्ट इंटेक भी आप कम रखें, तो ये इससे आप ब्लड प्रेशर की बीमारियों से बचेंगे और अल्टीमेटली दिल की बीमारियों से भी आप बचेंगे। दूसरा ये कि आपके डाइट के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम अपने मरीजों को ये रिकमेंड करते हैं कि आप रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, जिसमें आपको पसीना आए। आप इतना, एक होती है चहलकदमी जैसे आप गार्डन में वॉक कर रहे हैं, ऐसा ना हो। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ वॉक कर सकते हैं तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, उसमें आपको फील हो कि आपको थकावट महसूस हो रही है, आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ रही है और आपको पसीना आ रहा है। ये अगर हफ्ते में आप तकरीबन 30 मिनट्स करें और 5 डेज करें मिनिमम, या मैक्सिमम 7 डेज करें, तो ये बहुत बेहतर है। दूसरा, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको रिड्यूस करें। उसके लिए डिफरेंट डाइट्स आती हैं और डिफरेंट चीज़ें आती हैं। आजकल जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और ओवर वेट होते हैं तो उनके लिए कुछ मेडिसिन भी आ गई हैं जिससे आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरी, आपकी स्लीप। डेफिनेटली स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्दी रखने के लिए। तो आपकी मिनिमम 8 घंटे की नींद हो, और इसके साथ साथ आपकी कोशिश ये हो कि आपका जो स्ट्रेसेस हैं लाइफ के वो कम से कम हो, क्योंकि वही अल्टीमेटली सबब बनते हैं ब्लड प्रेशर का, और फाइनली वो फिर आपको कार्डिक इश्यूज होते हैं। तो ये बेसिकली प्रिवेंशन होती है जो आप कर सकते हैं। और अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेना है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है और अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। और कोई और रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग इज इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो वो भी आप कोशिश करें कि स्मोकिंग तर्क करें। उसके लिए डिफरेंट आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, जो निकोटीन पैचेस होते हैं, निकोटीन गम्स होती हैं, जो स्मोकिंग आपको क्विट करने में हेल्प कर सकता है। सही। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बताया कि ये चीज़ें हमें जो है वो नहीं करनी चाहिए और इससे प्रिवेंशन मुमकिन है। अब ये बताइए कि लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, डाइट के हवाले से बताइए कि जो लोग कार्डियक पेशेंट हैं वो डाइट में क्या लें, और जिनको ये डिज़ीज़ नहीं है उनको अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए और कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन से फूड लेने चाहिए जिसकी वजह से वो ये जो दिल की बीमारियां हैं इसमें मुब्तला ना हो।
देखिए जो हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये मेडिटेरेनियन डाइट होती है डैश डाइट होती है। जी। तो उसमें अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल और दूसरे डायबिटीज को कंट्रोल करने के मैं कहूँगा सबको एक ही तरह की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे हम्म। वो हार्ट का पेशेंट हो या नहीं हार्ट का पेशेंट हो। हाँ। उसमें ये होता है, कोशिश करें वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल मैक्सिमम रखें, ग्रीन राइट। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। दालों और सब दालों का इस्तेमाल अपने उसमें डाइट में ज़्यादा रखें। हाँ। मीट, लीन मीट मैंने बताया वो। और हाँ। दूसरा ये कोशिश करें आप हैंडफुल ऑफ नट्स लें। हाँ। इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, और रोज़ाना एक्सरसाइज करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक्सरसाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताएं कि एक्सरसाइज, वॉक और आपका जो फूड इनटेक है उसका कितना दारोमदार होता है, मतलब वो कितना परसेंट आपकी बॉडी में आपको इन डिजीज़ से बचा सकता है। हार्ट डिजीज़ है, इंजाइनल पेन है, या फिर होता है ना कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर आप जो है वो स्ट्रेस में जा रहे हैं तो वो डिप्रेस हो रहे हैं आप, फिर आपको हार्ट की सूरत हाल हो रही है, हार्ट अटैक की सूरत हाल हो रही है। डाइट का कितना बड़ा ताल्लुक है? देखिए ऑब्वियसली डाइट का रोल है, हाँ। लेकिन अगर ये कहूँ कि एक मरीज बहुत ज़्यादा डाइट कर रहा है हम्म। या कंट्रोल कर रहा है, उसको हार्ट अटैक नहीं होगा या हम्म। दिल के मसले नहीं होंगे, तो हाँ। ऐसा पॉसिबल हाँ, नहीं। जाहिर है। हम्म। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जेनेटिक्स या मौरूसियत का ताल्लुक होता है। हम्म। तो डेफिनेटली रोल प्ले करती है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं और कार्डियक इशू। हाँ, बट इट कैन प्रिवेंट और स्लो डाउन द प्रोसेस। बट ऐसा नहीं होता कि अगर कोई डाइट कर रहा है और बहुत लीन और हेल्दी है तो उसको कार्डियक इशू नहीं हो सकता। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स उसमें। फिर आपका स्ट्रेस भी आ जाता है, आपकी मौरूसियत भी आ जाती है, तो ये सारी चीजें मिल मिला के। लेकिन वी कैन आई कैन नॉट कोट एग्जैक्ट परसेंटेज, और दुनिया में शायद कोई भी कोट नहीं कर सकता कि ये परसेंटेज आप अगर डाइट कर रहे हैं तो इतना परसेंट रिस्क कम हो जाएगा। सही। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी को सडन साइन एंड सिम्टम्स फील हो जाएं, किसी को सडन जो है वो कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक की सूरत हाल हो, तो उसको क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज आपकी ऑडियंस को ये गाइड करना जरूरी है कि अगर सडन चेस्ट पेन हो या सडन कार्डिक अरेस्ट हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। हम्म। अगर कार्डिक अरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करनी चाहिए। और अगर आप कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation ट्रेन है या सीपीआर कर सकते हम्म। हैं, जो बाहर मुल्क में आपको डिफिब्रिलेटर और सीपीआर मॉल्स में और पार्क्स में लगा होता है, तो उससे आपकी जान बच सकती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस तरह की फैसिलिटीज हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन अगर आप सीपीआर कर सकते हो सीपीआर करें, वरना अदरवाइज 911 को आप कॉल करें। हाँ। हाँ, अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप इमरजेंसी की तरफ रश कर सकते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस सीवियर चेस्ट पेन है, अगर आपके पास डिस्प्रिन अवेलेबल है तो एक च्यूबल डिस्प्रिन आप फॉरन ले लें। उससे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि हार्ट अटैक जो है वो प्रोग्रेशन उसकी स्लो हो जाएगी। हाँ। और इमरजेंसी की तरफ रश करें और वहाँ एक ईसीजी करवाएं, जो नियरेस्ट आपके हॉस्पिटल है वहाँ ईसीजी करवाएं हाँ। और फौरन उसको तशखीस करें। और मीनवाइल आपको डॉक्टर्स देखेंगे, मेडिसिन देंगे, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। सही। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अर्जेंसी में करनी चाहिए और फौरी तौर पर अगर आपने पेशेंट को टेक केयर करनी है तो वो ये करें। अच्छा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सीपीआर उनको करना नहीं आता है, लेकिन अपने तौर पर वो गलत सीपीआर कर रहे होते हैं, उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? आई थिंक उसका नुकसान हो सकता है, हाँ। बिकॉज सीपीआर इज आर्ट। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रॉपर टेक्निक हर है। हाँ। इंसान। हाँ, प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, हाँ। उसमें आपको कंप्रेस करना है। आपको अब जब आप कंप्रेस कर रहे हैं चेस्ट को, तो हाँ। आपको हाथ कहाँ रखने हैं, किस एंगल में रखने हैं। हम्म। और क्योंकि सीपीआर का फायदा बेसिकली होता है व्हेन द पेशेंट इज डाइंग और उसको हार्ट पंपिंग एक्टिविटी ऑल ऑफ अ सडन रुक जाती है। तो सीपीआर का मकसद ये होता है, मीन वाइल आप हार्ट को पंप कर रहे हैं हाथ से या ऊपर चेस्ट से, हाँ। ताकि जो ब्लड है वो ब्रेन तक जा सके। ब्रेन इज द फर्स्ट हाँ। ऑर्गन जो खून ना पहुंचने की वजह से जिसकी हम्म। डेथ या सेल होती है। तो उस दौरान मीन वाइल जब आप सीपीआर कर रहे होते हैं तो इमरजेंसी सर्विस आ जाती है, और इस सिचुएशन में आपको शॉक और बहुत सारी चीजें की जाती हैं। हम्म। तो सीपीआर का मकसद ये होता है। और सीपीआर सही तरह ना करना तो मरीज की रिब्स फ्रैक्चर हो सकती हैं, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो ये डेफिनेटली इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिनमें आप लेमैन्स को सीपीआर की टेक्निक समझाते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ऐसी इमरजेंसी हो आपकी फैमिली में या कहीं पे भी, तो आप उसको उस सिचुएशन को डील कर सकें।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर बेग साहब, हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला। और बात यही होती है कि हमारी जानिब से हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको अवेयरनेस दी जाए और आपको बताया जाए कि अगर किसी के घर में ऐसा पेशेंट है या किसी के घर में ऐसा प्रॉब्लम हो तो वो अर्जेंटली क्या कर सकते हैं और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या आप फूड इनटेक रख सकते हैं, कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस पर हमने बात की। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमैर बेग साहब। यहाँ पर वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक जो है हम सब के घरों में डिस्कस हो रहा होता है। किसी न किसी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो या तो उनका अपना मकान होता है या फिर वो खुद रेंट पर रह रहे होते हैं और इसके होते हैं बहुत सारे मसले। कभी मालिक मकान परेशान, कभी किराएदार परेशान। ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? ये जो पैटी इशूज़ अदालतों तक पहुँच जाते हैं, ये क्या होते हैं और लोग एक दूसरे को क्यों तंग करते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जबकि जो रेंट पे लोग होते हैं उनके साथ सारी डील भी होती है, लेकिन फिर भी बाद में मामला ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्या इश्यूज़ होते हैं, कोर्ट तक कौन से लोग पहुंचते हैं और क्या क्या लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो आमिर भाई मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। आमिर भाई ये बताइए कि ये जो कोर्ट में केसेस होते हैं कि कोई लैंडलॉर्ड है, उसकी शिकायत आई है, कंप्लेन आई कि जी किराएदार जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो खाली नहीं कर रहे। किराएदार कहते हैं कि भाई हमने जब ये मकान किराए पे लिया तो इसमें हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें इतने सारे इश्यूज़ हैं और इसमें तो काम ही काम निकले जा रहे हैं, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक मकान है, वो तो काम ही नहीं करा रहा। तो ये क्या इश्यूज़ होते हैं? किराएदार के राइट्स क्या हैं और जो मालिक मकान है उसकी तो खुद की प्रॉपर्टी है, उसकी ज़िम्मे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, ज़रा ये बताइए। सबसे पहले तो मैं ये आपको खराजे तहसीन पेश करूंगा इस टॉपिक पर, क्योंकि बहुत कम इस टॉपिक पर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले मैं ये बता दूं कि लैंडलॉर्ड जो है वो ऑनर होना नेसेसरी नहीं है। अगर कोई शख्स किराया लेता है तो वो लैंडलॉर्ड कहलाएगा, ऑनर नहीं भी हो तो वो फिर भी लैंडलॉर्ड कहलाएगा। अच्छा, ये मैं बता दूं। और ऑनर तो वैसे ही लैंडलॉर्ड होता है। तो ऑनर और लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई रेंट आपने किसी को, आप खुद नहीं जा रही, किसी को आपने कह दिया कि आपने रेंट कलेक्ट करना है, वो रेंट कंट्रोल, जो रेंट कलेक्टर है वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएगा, आइदर वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है या नहीं है। एक चीज़ तो मैं ये बता दूं। अच्छा, दूसरी बात ये आपने कही कि जी कि इनके क्या है मसले मसाइल लैंडलॉर्ड और टेनेंट के। लैंडलॉर्ड जो है वो खाली करवाने चला जाता है, टेनेंट खाली नहीं करता। देखिए, लैंडलॉर्ड को खाली कराने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि उसको रेंट कंट्रोलर के पास सेक्शन 15 में इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग करनी पड़ेंगी। इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स भी ग्राउंड्स पर होती हैं। वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, रेंट नहीं दे रहा, पर्सनल बोनाफाइडी के मुझे उसको जो है मालिक को ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए, या वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, वहाँ शोर शराबा करता है, या वो सब लेटिंग करता है, किसी और को किराएदार हमने इसको दिया, उसने आगे किसी और को दिया। आमिर भाई जरा ये बताइएगा, ये वाला जो इशू होता है, ये वाला क्या इशू होता है कि भाई उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को तो ये सब लेटिंग है ना, ये टेनेंट इसको कर नहीं सकता। हमने टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट टेनेंट के साथ किया, टेनेंट आगे किसी टेनेंट को देता है, सब टेनेंट बनाता है, या वो आगे सब लेटिंग करता है, तो ये वन ऑफ द ग्राउंड है उसको खाली करने की। वो कोर्ट में प्रूफ करेगा कि हमने तो इसको दिया था, इसने आगे सब लेटिंग कैसे कर दी। तो उस पर भी वो जो है वो कोर्ट उसको एविक्ट कर सकती है, खाली करवा के जगह जो है वो लैंडलॉर्ड को दे सकती है। अब आपने दूसरी बात कही कि लैंडलॉर्ड को काम करवाना है प्रीमिसेस में या टेनेंट को करवाना है। और अगर प्रीमिसेस टेनेंट को नहीं दी गई, उससे पहले ही वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, वो बिल्कुल तोड़ फोड़ वाली कंडीशन में, तो ये काम लैंडलॉर्ड को करवाना है। अच्छा। लैंडलॉर्ड को अपनी देखिए प्रीमिसेस तो उसकी है, उसको जिस हालत में वो टेनेंट को देगा, टेनेंट उसी हालत में उसको वापस करेगा। अगर उसके अंदर कोई काम है तो वो काम लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी। अब अगर किसी घर में लगती है दीमक, किसी घर में कोई और काम निकलता है, वॉशरूम का काम निकलता है, सीपेज है, या बहुत बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है ना कि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं,
तो ये बताएं कि फिर ये किसके ज़िम्मे में आता है, ये मालिक मकान काम कराएगा या फिर ये किराएदार का? देखिए ये मालिक मकान करवाएगा, जगह उसकी है। सही। अब वो वहाँ अगर पैसे लगाएगा तो जगह उसकी है, दीमक लगी हुई है, इसमें टेनेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ टेनेंट उसको जो है वो तोड़े फोड़े या वो चीज़ों को ख़राब करे तो फिर टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज़ आपने रेंट आउट की ही नहीं और उसमें दीमक लगी हुई है, उसमें काफ़ी चीज़ों का काम है, उसमें मिस्ट्री का काम है या कुछ भी है, तो वो लैंडलॉर्ड करवा के टेनेंट को देगा और यूटिलिटीज़ भी क्लियर करके टेनेंट को देगा। अगर कोई बकाया जात होंगे तो इसकी पेमेंट टेनेंट नहीं करेगा, वो लैंडलॉर्ड को जीरो करके उसको देना है सब चीज़ों को। सही। अच्छा ये चीज़ें, ये जो झगड़े आते हैं कोर्ट तक, और ये आपने देखा होगा किराएदार और मालिक मकान के काफ़ी झगड़े हो रहे थे कि जी उन्होंने तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी काट दिया है, उन्होंने तो हमारा रास्ता बंद कर दिया है, उन्होंने तो हमसे ये कर दिया है, ये सारा कुछ। ये क्या झगड़े होते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए और ये होते क्यों है? मतलब लोगों को पता नहीं होता कि टेनेंसी राइट्स क्या हैं और जो लैंडलॉर्ड है उसके क्या राइट्स हैं? देखिए सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस में आपको अगर खाली करवाना है तो आप यूटिलिटीज डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। लैंडलॉर्ड यूटिलिटीज डिस्कनेक्ट उसकी करेगा ही नहीं। अगर वो करेगा तो टेनेंट के पास राइट है, वो रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन देंगे कि जी मेरी यूटिलिटीज इन्होंने कट कर दी हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करना है, लैंडलॉर्ड को इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग में जाना है, लैंडलॉर्ड को कोर्ट में प्रूव करना है कि मुझे ये जगह ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुझे रेंट नहीं दे रहा, मुझे पर्सनल बोनाफाइडी मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए, या ये जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, या ये सब लेटिंग कर रहा है। तो कोई भी 4-5 ग्राउंड्स पे लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास जाके इसको खाली करवा सकता है। अच्छा, खाली करवा सकता है। अच्छा ठीक है, इसमें जो सिवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या होती है कि जो टेनेंट है उसने घर पे कब्जा कर लिया, तो क्या करे लैंडलॉर्ड? यानी अब फ़र्ज़ करें कि एक फैमिली है, अब वो फैमिली ने किसी को रहने के लिए घर दिया, जस्ट लाइक कि किसी के फादर हैं, उनके फादर की डेथ हो गई, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि फैमिली नहीं रहती है उस शहर में, नहीं रहती है। अब उनकी किसी बहन ने या किसी ने भी जो है वो अपने किसी कज़न को या जानने वाले को या किसी दोस्त किसी को भी उन्होंने कहा जी आप रह लें और फिर आपने इसको खाली कर देना है जब हम आपको कहेंगे, और किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये मैं आपको बता रही हूँ जो कॉमन कंप्लेंट्स कोर्ट तक आती हैं, जो घरेलू मसाइल होते हैं कि जी हमने तो फलां कज़न को घर रहने के लिए दिया था, उसने खाली नहीं किया, क्या कर सकते हैं? देखिए उसके लिए भी अगर आपका रिटर्न टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है और आप ऑनर हैं उस जगह के, तो वो जो बंदा वहाँ बैठा है वो टेनेंट ही कंसीडर होगा, कानून की नज़र में वो टेनेंट ही कंसीडर होगा। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी आप रेंट केस फाइल करके उसको खाली करवा सकते हैं। हाँ, मगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब वो रेंट भी तो नहीं देता तो फिर क्या करें? तो रेंट नहीं देता तो फिर आप, वही तो मैंने कहा, आप सेक्शन 15 में जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, आप कहेंगे ना तो ये रेंट दे रहा है ना ये जो है वो खाली कर रहा है, ये किस कैपेसिटी पर बैठा है। कोर्ट उसको बुलाएगी, नोटिस करेगी, भाई आप किस कैपेसिटी पर बैठे हैं, आपका लोकल स्टैंड आई क्या है, आप ऑनर हैं, आप क्या हैं। दूसरी रेमेडी हम पोजेशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं, अगर वो खाली नहीं करता सूट फॉर पोजेशन फाइल करेंगे तो कब्जा ले सकते हैं, उसके पास तो टाइटल ही नहीं है, वो किस हैसियत से बैठा हुआ है। तो बात ये है कि मगर कानून हाथ में नहीं ले सकते, ये जो मालिक मकान जाते हैं हाँ, ताला लगा देते हैं, उसका सामान नीचे फेंक देते हैं, तो वो जो है वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में आता है। प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा मालिकान को, जो मालिक हैं, कि ये कानून हाथ में ना लें, उसमें उनको 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और उनको जुर्माना भी हो सकता है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में, क्योंकि ये कानून को मालिक भी हाथ में नहीं ले सकता। आपके लिए रेमेडी है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, आप इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग फाइल करेंगे, उसको इजेक्ट करवाएंगे, उसको खाली करवाएंगे किसी भी ग्राउंड पे, डिफॉल्ट पे, आपको सब ग्राउंडें छोड़ दें, आप सिर्फ इतना ही कहेंगे मुझे ये ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए, तो कोर्ट आपको खाली करा के देगी। सही, चलें जी इस पर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है किराएदार और मालिक मकान के झगड़ों के हवाले से। हमारे यहाँ जो कॉमन झगड़े होते हैं, आपको नज़र आता होगा कि
हर रोज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी गली में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कहती जी मालिक मकान ने हमारे मोटर जो है वो पानी बंद कर दिया है, हमारी बिजली काट दी है। और ख़वातीन भी आपस में लड़ रही होती हैं और आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे का रास्ता भी बंद कर देते हैं, ये आपने यहाँ से नहीं जाना, आपने यहाँ से नहीं जाना। एक्चुअल में जब लोग कोई घर किराए पे देते हैं या फिर किसी मालिक मकान को चूज़ करते हैं या किसी घर को चूज़ करते हैं रहने के लिए, तो उनके ना एक जो राइट्स होते हैं वो लोगों को नहीं पता होते। और फिर दूसरा कि क्या ये चीज़ सूटेबल है किसी के लिए भी कि जब वो मकान किराए पे लेते हैं तो वो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि जी ठीक है मालिक मकान उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि नहीं जी आपने ये बिल भी पे करना है, आपने जो है वो ये कंबाइन चीज़ें ये भी करनी है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि जब वो किराए पे मकान लेते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ें देखें? देखिए अगर कोई किराएदार, पहले तो किराएदार का बता देंगे। हाँ। किराएदार कोई मकान लेता है तो वो सबसे पहले तो यूटिलिटीज़ को चेक करे, सही, मीटर रीडिंग्स चेक करे, किस रीडिंग से वो स्टार्ट करता हाँ। है और क्या रीडिंग जब वो छोड़ता है तो क्या रीडिंग थी, ठीक, बिजली की, गैस की, सब चीज़ों को, यूटिलिटीज़ को। हाँ। दूसरा ये कि अगर कंडीशन जिस कंडीशंस में है हाँ। उस कंडीशंस में आप या तो उसके अंदर लिखें एग्रीमेंट के अंदर, हाँ। टेनेंसी एग्रीमेंट में, जी ये चीज़ें यहाँ नहीं लगी हुई, हाँ। ये चीज़ें टूटी हुई हैं और ये चीज़ें सब उसमें राइट डाउन हो ताकि कल को कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हाँ। तीसरा ये कि अगर मालिक मकान ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, खाली करवाता है, तो किराएदार के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो यूटिलिटीज़ दोबारा बहाल करवा सकते हैं। वो इवन सूट भी फाइल कर सकते हैं परमानेंट जंक्शन का कि अगर मालिक आके ज़बरदस्ती खाली करवाता है तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत खाली नहीं करवा सकता, अच्छा, अनलेस अनटिल जब तक रेंट कंट्रोलर ऑर्डर नहीं करे खाली करने का। तो टेनेंट हाँ। और लैंडलॉर्ड दोनों के बहुत ज़्यादा हकूक सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस 1979 में मौजूद है। सही, अच्छा, ये तो हो गए किराएदारों की बात कि अगर कोई किराए पे मकान लेना चाहता है तो उसको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। अब अगर मालिक मकान किराए पे घर दे रहा है तो उसको लोगों के साथ में किस तरह से मुआहिदा करना चाहिए, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, किन बेसिस के ऊपर करना चाहिए, और अगर उसने 11 महीने के लिए दिया है या 12 महीने के लिए दिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे दिया है या 2 साल 3 साल के लिए दिया है तो उसको क्या करना चाहिए और कितना एडवांस लेना चाहिए यूजुअली? जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करूंगा कि कोई भी मालिक मकान अगर किसी को रेंट पर जगह देता है तो सबसे पहले तो वो थाने में उसकी एंट्री, उस सेम पुलिस स्टेशन में उसकी एंट्री कवाइफ जमा होंगे। ओके, वो अगर कवाइफ जमा नहीं होंगे तो ऊपर मालिक मकान पर एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत स्ट्रिक्ट कानून चल रहा है। अगर आप किसी को रेंट पर जगह देते हैं सबसे पहले उसके क्वाइफ आप थाने में जमा कराएंगे कि मैंने इसको जगह दी। अब वो क्या होता है, जिसके क्वाइफ जमा होते हैं वो जैसे ही उसका एनआईसी जाता है तो हर पुलिस स्टेशन में एक सिस्टम होता है जिसमें सीआरओ आ जाता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है कि पहले ये ऑफेंस में था। तो वो मालिक को इंटीमेट करता है, सर आप जिसको जगह दे रहे हैं उसके ऊपर 2-3 एफआईआर्स हैं, आप ज़रा सोच समझ के। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें जगह भी, प्रीमिसेस लैंडलॉर्ड भी सेफ हो जाता है और जो है नीचे नेबरहुड भी सेफ हो जाता है। अगर आपस में रिश्तेदार एक दूसरे को रेंट पे दे रहे हो घर, तो वो फिर भी जमा करवाना पड़ेगा, आपको क्वाइफ जमा करवाने पड़ेंगे कि मैं इसको जगह जो है वो इसको बीइंग ए टेनेंट मैं इसको जगह दे रहा हूँ और ये मेरा टेनेंट होगा। वो एक तो डिस्प्यूट नहीं होगा, थाने में उस डेट की जमा हो जाएगी, वो मालिक नहीं बन सकता। सही, एक तो वो लिटिगेशन बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये कही कि जी के खाली करवाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती होती है और ये तो मैं यही कहूँगा जो ऑनर हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, उनको खाली कराने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। उनको ज़रूरत नहीं है परेशानी की, अगर वो किराया भी टाइम पर दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, न्यूसेंस भी नहीं कर रहा, सब लेटिंग भी नहीं कर रहा, मगर अगर वो सिंपल मालिक जाके ये कहता है कि मुझे ये जगह अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए तो तब भी उसको खाली हो जाएगी जगह। वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसमें तो कितने महीने पहले मालिक मकान किराएदार को बता दे कि भाई हमें ये जगह वापस चाहिए, अब आप ये घर खाली कर देंगे, जो भी जगह है वो देखिए वो 30 डेज का नोटिस है। अच्छा, 1 महीना पहले नोटिस उसको देंगे कि जी मुझे ये नेक्स्ट मंथ खाली चाहिए। या आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्जीक्यूट किया उसके मुताबिक आप या आपने कहा जी मैं आपको 1 साल पहले बताऊंगा। मतलब कानून तो ये कहते हैं आप उसको
प्रायर मंथ, 1 महीना पहले बताएंगे कि जी मुझे ये ज़ाती ज़रूरत चाहिए, आप अगले महीने खाली सही। कर और दीजिए। ना वो कर सके तो उसके लिए क्या है फिर किराएदार के लिए है? फिर तो अगर वो नहीं करता तो लैंडलॉर्ड को सेक्शन 15 में जाना पड़ेगा, सिंध रेंटेड प्रोमाइसिस में जाना पड़ेगा, रेंट कंट्रोलर के पास जाके इजेक्ट करवाना पड़ेगा, खाली करवाना पड़ेगा। सही, इस तरीके से ये मैनेज करना पड़ेगा। चलिए जी, आप भी अगर हमें कॉल करना चाहें तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। आपके भी अगर कोई मसाइल है तो आमिर भाई यहाँ पर मौजूद है जो आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, एक और चीज़ कि बैचलर्स के हवाले से, जो लोग बैचलर्स को रेंट पे घर देते हैं, उनके हवाले से क्या लॉ है? बैचलर्स को क्या देखकर घर लेना चाहिए, और मालिक मकान को जो बैचलर्स को घर देते हैं वो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये ज़रूर बताइए। जी, मैंने अर्ज़ की ना कि ये जो CRO वाला सिस्टम थाने में रख दिया ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप किसी बैचलर्स को देते हैं तो उसकी भी वो आ जाता है कि ये इसका रिकॉर्ड क्या है पीछे, या क्या नहीं था। और दूसरा, अगर आप बैचलर्स को दे रहे हैं तो उसके पीछे उससे गारंटी वारंटी या किसी ऐसे मोतबर आदमी की आप श्योरिटी भी ले सकते हैं कि जी आप किसी को बीइंग ए श्योरिटी या गारंटर आप इसमें रखें तो हम आपको ये जगह दे सकते हैं। इवन अदरवाइज हम आपको जानते नहीं, आपका पीछे बैकग्राउंड नहीं जानते, आप कहाँ से आए हैं, तो इस तरीके से जगह देनी भी नहीं चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आजकल जो ये मालिक मकान जो है इतने एडवांस मांगते हैं कि जी ठीक है हम किराया जो है बेशक कम होगा लेकिन एडवांस वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये ठीक है, लीगल है? देखिए ये एमिकेबली है, ये बाय कंसेंट आपस में अगर सेटलमेंट होती है कि जी इतना एडवांस आप रखेंगे या इतना नहीं, उसका कोई सेट प्रोसीजर नहीं है। ये आपस की है, कोई 10 लाख एडवांस लेता है, कोई 5 लाख लेता है। इसका कानून में कुछ नहीं, ये आपस की इनकी आपस की मतलब ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई किसी से कितना एडवांस, कोई सेट प्रोसीजर नहीं दिया कि मालिक को इतना ही एडवांस लेना। तो ये कौन से लोग होते हैं या ये कौन से झगड़े होते हैं जो कोर्ट तक आते हैं कि जी किराएदार जो है कब्जा करके बैठ गया है और वो मालिक मकान का जो है वो घर खाली नहीं कर रहा और कई साल लग जाते हैं, वो मसला ख़त्म नहीं होता? तो ये कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो किराएदार की जानिब से पेश किए जा रहे होते हैं, या ये कौन सी बातें होती है कि मालिक मकान जो है वो परेशान है, जिनका घर है, जिनके दादा का घर है, जिनके अब्बू का घर है, वो परेशान है, और जो किराएदार हैं या कब्जा करने वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं, मज़े से बैठे हुए? देखिए थोड़ा सा लॉ में टाइम लगता है। अगर आपने एक चीज़ कोर्ट में कही, मालिक ने जाके कि जी किराएदार किराया नहीं दे रहा, तो उसको प्रूफ करना है, किराएदार को भी प्रूफ करना है। किराएदार प्रूफ करेगा जी मैं तो इसको हर महीने दे रहा हूँ, ये रसीद मुझे दे रहा है। तो ये जो जिस ग्राउंड पर इन्होंने केस दाखिल किया है ये बिल्कुल मालाफाइडी बेसिस पर दाखिल किया है। तो उसको मालिक को बताना पड़ेगा कोर्ट में प्रूफ करना, जी ये किराया देता था मगर ये लेट करके देता था या टाइम पर नहीं देता था। तो फिर भी किराएदार, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक और बात कहूँ, किराएदार को टाइमली हर 10 तारीख को किराया देना है। अच्छा। अगर 10 की बजाय वो 25 को दे रहा है, 28 को दे रहा है, तो वो डिफ़ॉल्ट में आएगा। अच्छा। तो कोर्ट कहेगी आपने डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, खाली करना पड़ेगा। किराया भी 10 तक देना है, लिखा हुआ है कानून में। अगर आप उससे लेट देते हो या 2-2 महीने के बाद देते हो तो आप तो कह रहे हो मैं तो किराया दे रहा हूँ, मगर आप डिफ़ॉल्ट में आओगे, आपको रेंट कंट्रोलर उस डिफ़ॉल्ट में भी खाली करवाएगा कि आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो। सही, तो मतलब आपको हर 10 तारीख को जो है किराया देना है, वो आप फिर डिफ़ॉल्ट के ज़ुमरे में नहीं आएंगे। अच्छा ये तो हो गई कि वो सारे लॉ हो गए, वो सारे चीज़ें हो गई जो हमने डिस्कस की। ये बताएं यूजुअली आम तौर पर जब कोई घर बनाता है और बहुत सारे उसने पोर्शन लिए होते हैं कि जी ठीक है मैं ये रेंट आउट कर दूंगा एंड ऑल दैट, तो उसके लिए सुटेबल क्या है कि किस तरह की फैमिलीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए? क्या बहुत बड़ी बड़ी जो फैमिलीज़ हैं उनको लोग घर देने से अवॉइड करते हैं या ज़्यादा मसाइल होते हैं? तो ये ज़रा बताएं कि जब कोर्ट में आपके पास केसेस आते हैं और लोग बहुत सारे मसाइल लेकर आते हैं तो उनमें क्या कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं कि मालिक मकान कहते हैं जी जिनकी बड़ी फैमिली है मैं उन्हें घर नहीं देना चाहता, या फिर अगर कोई जॉब कोई अच्छी नहीं करता है तो मैं मतलब वो मुझे कैसे रेंट पे करेंगे, मैं उन्हें घर नहीं देना चाहता। क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं रेंट पे घर देने वालों की और क्या मसाइल होते हैं इन लोगों के, ज़रा ये डिस्कस करें। देखिए लैंडलॉर्ड तो अपनी हर तरीके से अपना सेटिस्फाई होके देगा। उसकी प्रीमिसेस है। वो अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो लैंडलॉर्ड को नहीं देगा। अगर बड़ी फैमिली है और आप देखिए ना पोर्शंस में फ्लैट्स में पानी की कैपेसिटी भी होती है। अब बड़ी फैमिली को दे देगा तो बाकी पानी की तरसील भी उस तरीके से नहीं हो पाएगी। सही। और दूसरे जो मेंटेनेंस हैं वो मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मालिक जो है वो देखता है कि छोटी फैमिली हो, अच्छे लोग हों, तोड़ फोड़ कम हो, नेबर को परेशानी नहीं हो। अब बड़ी फैमिली होगी तो हर चीज़ें जो हैं वो तोड़ फोड़ भी ज़्यादा होगी।
तो इस पे भी ये है कि दोनों की एमिकेबली सेटलमेंट है। हाँ। अगर मालिक समझता है कि ये सूटेबल फैमिली है हाँ। और इसको हम अगर जगह देंगे तो हमारी जगह जो है वो तोड़ फोड़ नहीं होगी और नेबर भी खुश रहेंगे और जो है इलाके में भी मजली हाँ, नहीं होगी। सही। तो ये चीज़ें हैं। देखिए अब बड़ी फैमिली होगी तो पार्किंग एरिया भी, कैपेसिटी स्पेस भी नहीं होगा। हाँ। तो इन चीज़ों को भी मालिक को देखना ज़रूरी है कि सही। वो इन चीज़ों को देख के दे। सही। अब जगह 2 कमरे की है, वो 20 बंदों को वहाँ रहने के लिए दे दे तो इर्द गिर्द वाले भी प्रॉब्लम में आएंगे, नीचे स्पेस कम होगी, पानी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो इस वजह से मालिक भी देख के इन चीज़ों को देख के जगह देनी सही। चाहिए। अच्छा, मैंने जो जिस तरह के झगड़े और सारी चीज़ें सुनी है या मुझे जिस तरह से लोग मैसेज करते हैं कि जी ये ज़रूर पूछिएगा, तो उसमें किसी ने मुझे ये सवाल किया हुआ था कि जी हम किराए पे रहते हैं और हमने घर में बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई और घर को बहुत अच्छे से कलर करवा के डेकोरेट किया। तो उनके जो मालिक मकान थे उन्होंने कहा जी आपने इतनी सारी पेंटिंग्स क्यों लगाई और यहाँ पर आपने बहुत सारी जगहों पर ड्रिल कराई, तो ये क्यों कराई? तो क्या ये नहीं करा सकते किराएदार? देखिए किराएदार मालिक की किसी जगह पर भी कुछ भी रिपेयर कर ही नहीं सकता बगैर मालिक के परमिशन अच्छा, से। एक सही। दीवार भी नहीं खड़ी कर सकता। हाँ, उसको पूछ के पेंटिंग भी नहीं लगा सकता? नहीं, पेंटिंग्स तो लगा सकता है। अब ये करता है, मैंने मिसाल के तौर पे फ्लैट दिया, फ्लैट के बीच में उसने दीवार खड़ी कर दी मालिक से पूछे बगैर। हाँ। तो ये भी डिफॉल्ट में आता है। अच्छा। आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसको जैसे उसने आपको जिस तरीके से दिया है आप उसी तरीके से उसको रिटर्न करेंगे। अगर आपने कुछ अंदर कंस्ट्रक्शंस करनी है, आपने उसको मॉडिफाई करना है, तो आपने उससे परमिशन लेनी है रिटर्न में कि मुझे परमिशन दें, मैं ये कर लूँ। अगर वो मना करते हैं उसके बावजूद टेनेंट करता है तो वो डिफ़ॉल्ट के ज़िम्मे में आएगा। उसमें जो है मालिक खाली करवा सकता है जगह, उसमें खाली कराया जा सकता है। तो भाई अगर आप किसी के घर पे रेंट पे रहते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आपको कहा गया है आप वही करें। अपने पास से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना तो रेनोवेशन करवा सकते हैं और ना ही आप कुछ और करवा सकते हैं। टिल देन आप रिटर्न में कोई चीज़ उनसे ले ना लें या फिर आप उनसे जो है वो मिल के कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना बना लें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे शो पर आए और आज हमने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो डिस्कस किया और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितने सारे सवाल हैं और जितने सारी मसाइल हैं ना वो ऐड ऑन कर लूँ, बट जाहिर सी बात है वक्त की कमी होती है इस मसले पर। फिर भी बाद में बात करेंगे और फिर और जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको मिलवाएंगे एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से। अच्छा जी, अब जब स्किन केयर की बात होती है ना तो हमारे जहनों में सबसे पहले यही सवाल आता है कि भाई स्किन कैसे अच्छी करनी है, स्किन वाइटनिंग के लिए क्या चीज़ें करनी है, एक्नी से कैसे बचना है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर सुकैना मौजूद है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा सुकैना, ये बताइए कि बेहतरीन स्किन केयर जो है वो कैसे की जा सकती है जिसमें एक्नी से भी बचा जा सके और स्किन जो है वो भी वाइटनिंग की तरफ जाए और ग्लो करे। बिल्कुल, देखिए जो आपके अंदर है वो आपके बाहर होता है। अगर मेरा डस्टबिन पूरा भरा हुआ है तो स्मेल करेगा और इसी तरीके से अगर मेरा पेट खराब है और मैं अच्छे से खा नहीं रही हूँ, मैं प्रॉपर जूस नहीं पी रही हूँ और मैं अपने कैरोटीन प्रोटीन जो हम अपने नेचुरल फूड से लेते हैं, और इस वक्त आप देखेंगे कि कैरोटीन के डब्बे बिक रहे हैं और इतने एक्सपेंसिव है, 5,000 7,000 का जस्ट 500 ग्राम्स। आप घर में कैरोटीन पहले कैसे बनाते हैं जो स्किन के ऊपर और बालों पर और सब चीज पर आपके आउटर लुक्स पे काम करता है। सबसे पहले तो अपने घर का कैरोटीन बनाएं, जैसे चुकंदर, गाजर, एप्पल, अनार और स्ट्रॉबेरीज इस वक्त चल रही है, और वाटरमेलन। इसका एक जूस आपको रोज पीना है हर हाल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने हल्दी वाला दूध पीना है थोड़ा सा, इसलिए कि एक वार्म पिएंगी तो आपके लंग्स आपके क्लियर होंगे, तो ऑक्सीजन सप्लाई आपकी जो है वो एकदम अच्छी सी हो जाएगी। इधर मेरे पास एक नेजल ड्रॉपर है जो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। जब तक मेरा ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट की सारी नसें खुली नहीं होगी तो मैंने ऑटोमेटिकली मेरे सर तक, मेरे बालों तक जो है ना कोई खून की सप्लाई नहीं होगी, कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और न ही मेरी स्किन ग्लो करेगी, न फेयरनेस पे जाएगी और मोस्टली पिगमेंट्स और एक्नी से बढ़ जाएगी।
तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में गाइड करती हूँ। अब ये नेजल और ईयर ड्रॉप्स आपने कैसे बनाना है, एक ग्लिसरीन लेंगे स्टील के बर्तन के अंदर, और ग्लिसरीन एक ऑयल आता है, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोई भी खाने पीने वाला ताजा तेल, यानी वो यूज करा हुआ ना यूज कीजिएगा। उसके अंदर 2 या 3 काली मिर्च, 1-2 जवे लहसुन की डालिएगा। उसको धीमी आंच पे पकाइए, जब ये बिल्कुल जल के राख हो जाए स्टील की डेगची में बनाइएगा, और फिर ऐसे ड्रॉपर्स भर के रख लीजिएगा। अब हफ्ते में 3 से 4 दफा आपने 4 या 5 ड्रॉप्स कान में डालने हैं। जब आप कान में डालेंगे तो एक हल्का से ना हवा सी निकलेगी खच करके, तो मतलब ये जो एयर लॉक्स थे जो हमारे जो पर्दे के आगे है और जो चिकनाई है वो सब आहिस्ते आहिस्ते साफ हुई, और उधर से एक नेचुरल ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हुई और हमारा ईयर क्लियर हुआ। नेजल के इस कोने में जो हमारी चोंच होती है नाक की, उस तरफ एक ड्रॉप डालना है और एक इस कोने में डालना है। तो ये जब आप इसको डालेंगी तो उसको यानी ब्रीथ इन नहीं करेंगी, उसको चढ़ाएंगी नहीं ऊपर, नॉर्मली लेट के डालें, आराम से जाएगा और आपको लिटरली फील होगा कि ये जा रहा है, कुछ रेंग रहा है अंदर। और कोई जगह पे आपको थोड़ी सी ऐसे फेंक करके आवाज आएगी और थोड़ी सी चुभन होगी, वो आपका बलगम जो हार्ड है वो जम गया है। जब ईयर, नोज और थ्रोट, और ये सब जाएगा, सब आपके थ्रोट के अंदर चला जाएगा, सब ईएनटी को साफ करते हुए। सही। तब जब ये 3 आइटम आपके क्लियर है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई और विटामिन सप्लाई। अच्छा, जूसेस में मैंने आपको कैरोटीन और ये सब जो एक्सपेंसिव मिलता है वो घर से आप खाएंगे। अगर आपको स्किन आपकी फ्रेश रखनी है, एक्नी नहीं चाहिए मुझे, यानी मेरी चिकनी चमड़ी नहीं चाहिए, तो हमने 2 चीजें करने की, एक इन और एक आउट। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हमारे होंठ भी काले काले होते हैं, तो हमने क्या, आधा टमाटर खाना है, आधा लगा लेना है होंठों पे, आधा खीरा खाना है, आधा अपने आंखों पे और चेहरे पे लगा लेने का है। और सबसे बेस्ट लिफ्ट अप जो है बॉडी का, बेस्ट लिफ्ट अप इस पोटैटो, यानी आलू। अच्छा, उसको जब आप छीलेंगी तो धोएंगी नहीं, अच्छे से उसको अच्छे हाथ से साफ करके उसकी मिट्टी वाला लेयर हटा देंगी जो उसकी स्किन है। इसके बाद आप लेयर काटती जाएंगी और आलू अपने मुंह पे अच्छे से पिगमेंट्स इस तरीके से लगाएंगी, इस पोजीशन में, ठीक है। और गले वाला आप नीचे उतार देंगी, इधर ऊपर नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि ये आपका दूसरे स्ट्रोक का मसाज है। तो ये सारा मसाज देखिए ना, मेरे लास्ट टाइम जो मैंने बुटेक्स बताया था, देखिए सिंगल, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के कैमरा में नजर नहीं आती होगी, क्योंकि मैंने वो रिंकल्स हटा दिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो बुटेक्स सिखाएं, तो मैं होम रेमेडी पे बुटेक्स एज सच मुझे नहीं आया। मैंने 2-4 ट्राई करे, वो रिजल्ट नहीं आए जो मेरे क्रीम पे आ रहे थे। लेकिन इसकी जगह मैंने एक और चीज आपके लिए बना ली, और ये इजीली आप बना सकते हो इस तरीके से। ये मल्टीपल, इसमें ये पाउडर बनेगा, ये पूरा पाउडर बनेगा इस तरीके का, ठीक है। ये आपका ये पाउडर बनेगा, उसमें सारी चीजें ऑनलाइन आपको मिलती है। अब कि वो क्या पड़ेगा वो आप जरा बिल्कुल बताने से पहले ये जरा एलिब्रेट कीजिए कि ये जो आप रेमेडी बता रही हैं, ये बुटॉक्स का ऑल्टरनेट है। बुटॉक्स का ऑल्टरनेट है, यानी एज सच 100% बुटॉक्स नहीं है, लेकिन लिफ्ट अप 100% है। वाइटनिंग मतलब रिजल्ट उस जैसा ही, करीब रिजल्ट उस जैसा ही होगा, राइट? खाली बुटेक्स में थोड़ा सा कुछ सोडा वोडा पड़ता है, जो अभी तक मेरे हाथ उस प्रोसेस को मैंने किया, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। और आप लोगों को मेरी आदत का पता है, जब तक वो चीज में 100% नहीं समझती हूँ, मैं तब तक दूंगी नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आपको सही प्रोसेस पे डालना चाहती हूँ। वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक वाटर इनटेक आपका अच्छा नहीं है, तब तक कोई भी किडनी खून साफ नहीं करेगी, आपके फिल्टर सही नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ जब तक वाटर इनटेक सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। आपसे मजीद भी इस रेमेडी के ऊपर मजीद बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम स्किन केयर के हवाले से बात कर रहे हैं, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बुटॉक्स पर जाती हैं, लेकिन डॉक्टर सुकैना हमें बता रही हैं बुटॉक्स का ऑल्टरनेट कि आप घर में जो है ये मास्क लगा सकते हैं, या जो रेमेडी उन्होंने तैयार की है वो लगा सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और ये भी बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या है और कितनी एक्यूरेसी है। जी
देखिए, अगर इसको वीक में 3 डेज लगाते जो भी मैं, और ये कॉमनली आप घर में खुद बना सकते हैं कन्फर्मली, और रिजल्ट इसका ये कि अकॉर्डिंग टू स्किन होता है। सही। अगर किसी को बहुत पिगमेंट से बहुत लूजिंग है तो ऑल्टरनेट डेज पे लगाएं, नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दफा लगाएं, और ये जरूरी है लगाना। ठीक। और जो मैंने इनसाइड चीजें बोली वो फर्स्ट आती है। आपने क्या करना है कि इस तरीके से ये पूरा पाउडर बनता है, इस तरीके का ये पाउडर है, ये देखें, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पाउडर है। फिर जब वो बाहर से आता है इसके बाद हम एक और चॉपर मार देते हैं। क्या क्या डलता है वो भी मैं गाइड करती हूँ। देखिए, कीनू के छिलके भी मिलते हैं, नींबू के छिलके भी मिलते हैं, जो सब पीसे हुए होते हैं और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। रूट बीट भी आपको मिल जाता है, चावल का आटा भी मिल जाता है आपको। बहुत किस्म के फ्लावर्स अलग अलग टाइप के ड्राई फॉर्म में, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं लेकिन वो लेने जरूरी है। काफी सारे फ्लावर्स आ गए हैं, गुलाब के फूल, मोतिया का फूल, और आप यू नेम इट यू गॉट इट। जितने भी फ्लावर्स है एक दफा मंगा लेंगे, बहुत बड़े का पैमाने पे आप बना के और लंबे अरसे तक रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता, इसकी कोई एक्सपायर नहीं होती है। और इसमें अभी आपने सबकी क्वांटिटी, अभी जैसे आपने बनाया, पहले तो भले सब अलग अलग और सील पैकिंग में आते हैं, पैकिंग भी उनकी अच्छी होती है। तो आपने क्या किया कि सब 100 ग्राम्स या 6 चम्मच के हिसाब से बनाया कि सब चीज के 3 चम्मच इसके डाले, 3 चम्मच इसके डाले। लेकिन चावल जो है आपको डबल डालने होंगे जितनी भी आप क्वांटिटी लेते हैं, और एलम आपको इसका चौथा हिस्सा लेना होगा, यानी कम डलेगा एलम। अब इसको सबको एकदम एक अच्छे से चॉपर में करें और इस तरीके से ये भर के रख दें। आपने 1 चम्मच इसका लेना है और अंडे की सफेदी लेनी, व्हाइट ऑफ एग। इसको अच्छे से बीट करेंगे तो ये अच्छा सा फूल के ये बड़ा सा हो जाता है, ठीक है, ऐसा फूल जाएगा एकदम। तो इधर आया अपन का बुटेक्स। जब ये फूला अपने व्हाइट ऑफ एग के साथ, और फोक से करना है, कोई मशीन से नहीं कीजिएगा। अच्छे से बीट किया तो ये फूलेगा। जब ये फूलेगा तो आपका ये बुटेक्स का काम करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले इसको पूरा स्किन, हाथ जिधर भी करना, अच्छे से मसाज करें, और फिर इसको हल्की 5-6 मिनट 10 मिनट बाद इसको स्क्रब ऑफ कर लें। एक मैल की तह निकल जाएगी और व्हाइटनिंग आपकी वहां से इन हो जाएगी। अब फिर इसके बाद आपने एक मास्क के फॉर्म में लगा दिया, लेकिन जब आप मास्क लगाती हैं तो ये जो लाइन होती है ये सबको पड़ती है, जैसे चाहे कोई भी एज हो। तो इस लाइन पर आपने इस तरीके से लगाना है और एक या 2 मोटी तह लगानी है। पंखे के नीचे आराम से लेट जाना है, ना आपको कुछ मुंह चबाना है, ना कोई फोन सुनना है, ना कोई डिस्टरबेंस हो। स्किन को रिलैक्स करके तेज पंखे के नीचे थोड़ी देर में आपकी स्किन खिंचेगी। अच्छा। इतनी खिंचेगी और आपको यह लगेगा देयर इज बीन गुड रिजल्ट, आपको इंस्टेंटली पता चलेगा। अब डिपेंड करता है कितनी लूजिंग, उस हिसाब से वो वीकली या डेली ऑल्टरनेट डेज पे यूज कर सकते हो। डेली भी क्लींजिंग इससे कर सकते हैं। अब ये तो आपका व्हाइटनिंग मास्क हो गया विथ क्लींजिंग के साथ। मैंने एक ही चीज को 2 फॉर्मेट पे किया। तीसरी फॉर्मेट इसकी ये है कि आजकल जो हम कोई भी मग्गे में या जो हम फ्रिज में एक ग्लास छोटा सा बर्फ का जमाते हैं ना, तो उसमें पीने वाला पानी बर्फ में जमाएगा और 1 चम्मच इसका डाल के अच्छे से बीट कर लीजिएगा उसको। ये बिल्कुल पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, और ऐसे रोलर, आइस रोलर भी मिलते हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो स्किन को लगनी चाहिए। जब आप काम से थक के आते हैं, बहुत सारा एसी में बैठ के आते हैं या बहुत धूप में काम करके आते हैं, और जिनको एक एक्नी है, अगर वो उसको आइस मसाज करें विद इन 3 या 4 सिटिंग के अंदर उसकी इसके यानी एक्नी वैनिश हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ये है कि जैसे मेरी एज है, ठीक है, और कुछ लोगों को तो जल्दी फर्क इसलिए पड़ेगा कि उनकी एज नहीं और स्किन खराब हो रही है, स्पेशली लूजिंग साइड पर। तो उनके लिए बुटेक्स क्रीम, जो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, मैं अभी मेरा रिसर्च चल रहा है, मेरे बेटा और मैं दोनों, उसके डॉक्टर अजीम और मैं लगे हुए हैं कि आप होम रेमेडी पे किस तरह लाएंगे, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने आई सिंपल के लिए बनाया, जिसके लिए मैं अभी गाइड करती हूँ। अगर हमारे पास टाइम है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप बोलेंगी तो टाइम होना चाहिए उसके लिए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने अभी हमारे पास है थोड़ा सा टाइम है, अगर आप बताना चाहें तो सुपरफिशियली शॉर्टली बता दें। जी जी। ओके, ये स्कूल के बच्चों को भी बहुत हो रही है आई सर्कल। इतने अंदर पूरी आंखें चली जाती है।
आपने क्या करना है कि जो भी टूथपेस्ट होता है ना घर में, अच्छा जैसे कोई भी कंपनी का नाम नहीं ले सकती हूँ, आपको पता है, जी, इट्स जी, लाइक कॉपीराइट पर आज के बाद, तो कोई भी अच्छा टूथपेस्ट, अच्छा देखिए सबसे ज्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव स्किन हमारे माउथ के अंदर होती है, दांतों के आसपास, हाँ। जिसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती है जी। बिल्कुल, यानी खुला वो होता है, बहुत सेंसिटिव जगह है। सही। वो बहुत सेंसिटिव वो स्किन, चाहे कितनी भी हार्ड स्किन हो, उधर ये काम करता है, ठीक है। सही। अच्छा अगर आपको एक्ने है तो आप जो है ना सेंसोडीन टाइप की कोई जो चीज होती है ना, जो दांतों को जी, जी, पेन से बिल्कुल। हटाती है, वो वाली मेडिकेटेड, यूज हाँ। कीजिएगा। हाँ कोई भी, हाँ मेडिकेटेड, डेफिनेटली मेडिकेटेड। एंड द सेकंड वन इज जस्ट एनी वाइटनिंग टूथपेस्ट, राइट। आपने उसको यूज किया, उसके अंदर आपने ये इस तरीके से आप बनाएंगी, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल फ्रेश डालेंगी, उसमें वो नहीं डालने का है, इसी तरीके से एक डब्बी बनानी है आपको। इसमें आपने खोपरे का तेल यानी कोकोनट ऑयल डालना है, विटामिन ई ऑयल डालना है, बादाम का तेल डालना है, हल्का सा वैनिशिंग क्रीम हो तो इसको सपोर्ट करेगा, एंड डेफिनेटली हनी, हनी यानी ये एक ऐसी डब्बी बना के रखें, और बच्चों को भी यूज कर सकते हैं और बड़े तो खुद करें, और लेकिन अंदर चुकंदर का, गाजर और एप्पल का जूस पीना इसलिए जरूरी है कि खून की कमी की वजह से भी आता है, और नींद की कमी से भी आता है, और लिवर की सोइलिंग की वजह से भी मसला आता है। तो आपने ऐसे क्रीम उठाई, ऐसे 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 थोड़ी सी क्रीम उठाई, जी। और इसको जैसे डायरेक्ट हाथ के ऊपर ना लगाइएगा, ऐसे करके इसको लगाएं, ठीक है, और इस तरीके से आप इसको लगाएं, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैंने मेकअप किया है क्योंकि आज मेरा फर्स्ट, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत सारी चीजें वगैरह मेकअप के भी बताऊंगी। तो ये 2 उंगलियां आपके ऊपर नीचे लगनी चाहिए, और इत्तेफाक से ये मेरी पाउडर में डूबी हुई है, जो लिफ्ट अप है तो रिजल्ट बहुत जल्दी और फास्ट आएगा। तो वो पाउडर खुद बना के रख लें, और बहुत सारा बनता है, आपने ये 2 उंगलियां ऐसे उठानी है, और ये आपका ये सेंटर आपकी आंखों की पलकों के ऊपर टच होना चाहिए। हाँ। ये देखें, सही। ये देखें कि, और इसको यूं खींचेंगी, यानी काम तो दोनों साथ में साइड करेंगे। अभी मैंने क्रीम एक साइड लगाई है। सही। सही। और इस ट्रीटमेंट को करने से पहले अगर वो फ्रेश जूस जो मैंने सिखाया, जी। अगर आप उसको, अभी ये आप देखें, ये मेरा पूरा बुटेक्स, आईज पूरी बुटेक्स हो जाएगी, सही। और मेरी जो अंदर घुस गई आंखें काली काली हो रही है, वो नेचुरली होगी। इस वक्त मेरे मुंह पे थोड़ा सा मेकअप लगा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे वैसे हल्के नहीं है एज सच बहुत, तो मैं अपने कोई भी ग्रैंड डॉटर, बच्चों जी। को बहुत पड़ जाते हैं स्कूल की, जो इनके टेंशन से बैग, इनके वजन से ज्यादा इनके स्कूल के बैग होते हैं, सही। आता तो इसी में सब आते हैं। फिर ये चेहरे पे देखेंगे, ये ये लाइन लाफ पर, लाइन भी कवर कर लेंगे। सही। और फिर ये इस तरीके से आप स्किन पे भी यही क्रीम ले आएंगी, और अपने हाथ को कम हिलाना है, गर्दन को ज्यादा हिलाना है, ताकि खून की सर्कुलेशन आपकी हो जाए। ये देखें, ये सही। इस तरीके से बस, फिर और ये ये जो है, हाँ इसी तरीके से ये देखिए, आप आज में ठीक है, सोई डार्क बराबर सर्कल्स नहीं के हो, ऊपर इस तरह से आपने बार बार जो है वो करना है, और इस तरह से आपने थोड़ा सा प्रेशर देके इसको करना है। चलिए बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सुकैना, इन जनरल सुपरफिशली हमें पता चल गया कि किस तरीके से लोगों ने ये जो इनकी ये प्रोडक्ट है इसको यूज़ करना है, ये रेमेडी जो है इसको यूज़ करना है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना आपके कीमती वक्त के लिए। शो का टाइम एंड अप हो गया। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।